Hello students, I am Robin Garg and I am Senior Faculty of Chemistry in विद्या मंदिर क्लासेस। मैं आप सभी का विद्या मंदिर क्लासेस की ओर से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की मास्टर क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज की क्लास में बच्चों हम पढ़ने वाले हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, और इससे पहले आप ऑर्गेनिक हैलाइड्स के अंदर प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स, जिसमें डायपोल मोमेंट, स्टेबिलिटी, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट और केमिकल टेस्ट्स वगैरह पढ़ चुके हैं। मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन ऑफ ऑर्गेनिक हैलाइड्स आप ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं बच्चों ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है और इससे रिलेटेड क्वेश्चन काफी आसान आता है और काफी इंपॉर्टेंट ये चैप्टर है, क्योंकि इसकी रिएक्शंस काफी इंपॉर्टेंट होती है और काफी आसान भी होती है। तो इस चैप्टर को हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं इसकी प्रिपरेशन कैसे होती है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की प्रिपरेशन करने के लिए बच्चों आपको एल्का हैलाइड लेना पड़ता है। जब एल्का हैलाइड की रिएक्शन आप मैग्नीशियम के साथ करते हो, 35 डिग्री सेंटीग्रेड आप यहाँ पर टेम्परेचर मेंटेन रखते हो और आप इस रिएक्शन को करते हो ड्राई ईथर की प्रेजेंस में। तो रिएक्शन करने पर बच्चों यहाँ पर आपको मिलता है RMgX, और ये जो RMgX है इसी को यहाँ पर हम बोलते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड होता है, क्योंकि इसमें मेटल और कार्बन के बीच बॉन्ड प्रेजेंट होता है, इसलिए इस कंपाउंड को बोलते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड। तो प्रिपरेशन करने का तरीका कि एल्का हैलाइड है, उसकी रिएक्शन मैग्नीशियम से ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करानी है 35 डिग्री सेंटीग्रेड पर। तो यहाँ से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनके तैयार होगा। आप सिंपली लॉजिकली अगर काम करो तो आप ये भी कह सकते हो कि सर अगर आप एल्का हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से कराते हो, आपके दिमाग में ये चीज आ सकती है कि आप कैसे सोच सकते हो कि एल्का हैलाइड की रिएक्शन मैग्नीशियम से करानी है तो मैग्नीशियम को एल्काइल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप के बीच में लगा देना है। तो जैसे ही मैग्नीशियम को आप एल्काइल और हैलोजन के बीच में लगाएंगे तो क्या बनेगा, तो यहां से बन जाएगा बच्चों RMgX बनेगा। तो ये RMgX ग्रिग्नार्ड रिएजेंट प्रिपेयर हो गया। अच्छा, इसकी अगर मैं मैकेनिज्म की बात करूं कि यहाँ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट किस मैकेनिज्म से प्रिपेयर होता है, तो इसकी मैकेनिज्म देख लेते हैं। ठीक है, तो इसकी मैकेनिज्म की अगर हम बात करें तो सबसे पहली बात तो कि क्या होता है कि जो एल्का हैलाइड होता है इसका हम कराते हैं बच्चों होमोलाइसिस। यूजुअली हम यहाँ पर टेम्परेचर यूज करते हैं। जनरली क्या होता है कि जो एल्काइल ग्रुप और हैलोजन ग्रुप के बीच में जो बॉन्ड होता है, ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर इसका हेट्रोलाइसिस होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस भी है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के डिफरेंस के होने के कारण कन्वेंशनली इसके अंदर हेट्रोलाइसिस होना चाहिए, लेकिन ये होमोलाइसिस होना एक अनकन्वेंशनल थॉट को शो करता है, रिप्रेजेंट करता है। तो होमोलाइसिस होगा तो सबसे पहले यहाँ पर क्या होगा कि एल्काइल ग्रुप पर फ्री रेडिकल आएगा और हैलोजन ग्रुप पर फ्री रेडिकल आएगा। अब आपको पता है कि जो मैग्नीशियम होता है, अब आपको इसके बाद पता है कि जो मैग्नीशियम होता है, इस मैग्नीशियम के पास इसके वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। मैग्नीशियम के पास वैलेंस सेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो मैग्नीशियम के पास वैलेंस सेल में जब 2 इलेक्ट्रॉन्स होंगे तो क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन तो इस फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा और दूसरा फ्री रेडिकल इस वाले फ्री रेडिकल के साथ जुड़ेगा। भाई ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हैं, इन दोनों को आप 2 फ्री रेडिकल मान सकते हो। ये 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर जो बनाए हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने यहाँ पर जो शो किए हैं, इन दोनों को आप यहाँ पर फ्री रेडिकल से शो कर सकते हो। भाई कंफ्यूज अगर यहाँ पर हो गए हो तो कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर इन दोनों को फ्री रेडिकल से शो कर देता हूँ। देखिए, तो यहाँ पर मैग्नीशियम के पास 2 इलेक्ट्रॉन थे, ये 2 इलेक्ट्रॉन मैंने शो कर दिए। एक इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम का एल्काइल ग्रुप से जाकर के जुड़ेगा तो क्या बनेगा RMg, और दूसरा Mg वाला जो आपके पास यहाँ पर फ्री रेडिकल दिख रहा है, ये हैलोजन से जाकर के जुड़ेगा तो क्या बनेगा MgX। तो यहाँ कंपाउंड क्या बनने वाला है, क्या बनने वाला है यहाँ पर RMgX। यहाँ में Mg और X के बीच में कोई बॉन्ड यहाँ पर शो नहीं किया है। वो बॉन्ड इसलिए शो नहीं किया है
एक्चुअल में क्या होता है यहाँ पर बच्चों की, ये जो मैग्नीशियम होता है, ये मैग्नीशियम के अंदर जो एक इलेक्ट्रॉन है, ये मैग्नीशियम के पास जो ये यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन आपको दिखाई दे रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इसके साथ शेयर होगा, मतलब इस तरीके से ये एक, दोनों ने एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर दिया, एक बॉन्ड बन गया। लेकिन मैग्नीशियम और हैलोजन के बीच इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन शेयर नहीं करेगा, इस इलेक्ट्रॉन को इसको डोनेट करेगा। तो डोनेट करेगा तो एक्स पे आएगा नेगेटिव चार्ज और mg पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। एक्स पे आएगा नेगेटिव चार्ज, mg पे आएगा पॉजिटिव चार्ज। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, आर एम जी माइनस, सॉरी आर एम जी प्लस और एक्स माइनस, आप इसको ऐसे भी शो कर सकते हो। तो ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनके तैयार होता है। अब इसमें मैं और एग्जांपल आपके सामने लूं, जैसे कि मान लीजिए ये कंपाउंड था भाई, यहां पर मैंने लगा दिया H, यहां पर मैंने लगा दिया मान लो CH3 ग्रुप लगा दिया, यहाँ D लगा दिया ड्यूटेरियम, और यहां पर लगा दिया मान लो Br। इसकी रिएक्शन आपको करानी है मैग्नीशियम ड्राई ईथर और 35 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रिएक्शन करने पर क्या बनेगा, तो आप कहोगे कि सर यहाँ पर एक काम करो, Br और Br को हटा करके MgBr लगा दो, एक काम ये कर सकते हो। लेकिन बच्चों थोड़ा सा अगर हम मैकेनिज्म की तरह अप्रोच करें, तो यहाँ से जब इस बॉन्ड का होमोलाइसिस होगा, इस बॉन्ड का जब होमोलाइसिस होगा, तो यहाँ पर एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होगा और एक फ्री रेडिकल यहाँ जनरेट होगा। बॉन्ड को तोड़ दीजिए, दोनों जगह फ्री रेडिकल लगा दीजिए। अब फ्री रेडिकल के बनने के बाद क्या होगा, जो वो फ्री रेडिकल बनके तैयार होगा उसमें कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन होगा sp2, तो ऑर्बिटल वो खाली है, तो उसमें MgBr का जो अटैक है वो दोनों साइड हो सकता है, लेफ्ट साइड भी अटैक हो सकता है और राइट साइड भी अटैक हो सकता है। तो यहां पर जो कंपाउंड बनेगा दैट विल बी, आप एक कंपाउंड तो ये बना सकते हो CH3HD और MgBr, और दूसरा आप ये भी बना सकते हो MgBr और यहां लग गया H, यहां लग गया आपका मिथाइल ग्रुप और यहां लग गया D, ये बना सकते हो। तो इस तरह से इन दोनों का मिक्सचर तैयार होता है। तो जब भी ध्यान रखना कि जब भी आपको एल्का हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना हो और आप स्टोइचियोमेट्री, उसकी जो स्टीरियो केमिस्ट्री है उसको ध्यान रख रहे हो, तो स्टीरियो केमिस्ट्री को ध्यान में रखने पर आपको ये समझ में आना चाहिए कि जो यहाँ फ्री रेडिकल आएगा तो उसमें जो वैकेंट ऑर्बिटल है, उस वैकेंट ऑर्बिटल में MgBr का अटैक दो साइड से हो सकता है, फ्रंट अटैक भी हो सकता है और बैकवर्ड अटैक भी हो सकता है। जब फ्रंट अटैक होगा तो ये कंपाउंड बनेगा, और बैकवर्ड अटैक करेगा, जैसे MgBr का आपने बैकवर्ड अटैक कराया, तो बैकवर्ड अटैक कराने पर यहाँ पर ये कंपाउंड बन के तैयार होगा। चलिए अब इसके बाद यहाँ पर अगर आपसे कहा जाए कि रेट ऑफ रिएक्शन, अगर यहां पर आपसे कहा जाए रेट ऑफ सिंथेसिस, रेट ऑफ सिंथेसिस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बाय एल्का हैलाइड, एल्काइल हैलाइड से ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के बनने की रेट में सबसे ज्यादा रेट कौन से एल्काइल हैलाइड के लिए होगी, तो मैं आपके सामने लिखता हूं एल्काइल फ्लोराइड, एल्काइल क्लोराइड, एल्काइल ब्रोमाइड और एल्काइल आयोडाइड। तो Ri जो बॉन्ड होगा, आपको पता है इस बॉन्ड की बॉन्ड एनर्जी कम होती है, तो फटाफट से यहाँ से हेलोजन निकल जाएगा। अब हेलोजन यहाँ से फटाफट निकल जाएगा तो रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी या कम होगी, ज्यादा होगी। तो आप कह सकते हो कि Ri के केस में रेट सबसे ज्यादा होगी और Rf के केस में रेट सबसे कम होगी। क्यों, क्योंकि Rf की जो बॉन्ड एनर्जी है वो ज्यादा होती है तो रेट कम होगी, Ri की बॉन्ड एनर्जी कम होती है तो रेट ज्यादा होगी। आप इसमें दूसरी चीज क्या कह सकते हो कि आयोडाइड आयन जो होता है वो क्या होता है, एक वीक कॉन्जुगेट बेस होता है। I माइनस जो आयन होता है वो वीक कॉन्जुगेट बेस होता है एज कंपेयर टू F माइनस, Cl माइनस एंड Br माइनस। तो अगर वो वीक कॉन्जुगेट बेस होगा तो उसकी लीविंग ग्रुप टेंडेंसी ज्यादा होगी, उसकी लीव करने की टेंडेंसी ज्यादा होगी। इसलिए क्या होगा कि एल्काइल आयोडाइड के केस में ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के सिंथेसिस की रेट भी ज्यादा होगी। तो ये ध्यान देने वाली बात है। चलिए अब इसके बाद हम
अच्छा, इसके बाद यहाँ पर ड्राई ईथर का इसमें क्या रोल होता है बच्चों? ड्राई ईथर का यहाँ पर क्या रोल होता है? तो ड्राई ईथर जो होता है वो क्या करता है? तो यहाँ पर जो ड्राई ईथर होता है, ड्राई ईथर डिक्रीजेस द रिएक्टिविटी ऑफ Grignard reagent by solvating it. ड्राई ईथर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को सॉल्वेट करते हुए उसकी रिएक्टिविटी को घटा देता है। कैसे? जैसे कि मान लीजिए आपने RMgX बनाया था, RMgX आपने बना दिया, ठीक है भाई। चलिए इसको मैं थोड़ा नीचे रख देता हूं, इससे आपको और अच्छा लगे कि ये अपने पास बच्चों RMgX था। ड्राई ईथर मैंने ले लिया, मान लो ETOET ले लिया, चलो ETOET, ये ले लिया। अब आपको पता है कि यहाँ पर जो ETOET मैंने जो लिखा है, इसमें दोनों इथाइल ग्रुप ऑक्सीजन के ऊपर यहाँ पर इंडक्टिव इफेक्ट लगा रहे होंगे, जिसकी वजह से ऑक्सीजन पर यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। और आपको पता ही है RMgX के अंदर मैग्नीशियम पे पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आता है, क्योंकि मैग्नीशियम जो है वो एल्काइल जो ग्रुप में कार्बन होगा उससे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, और जो हेलोजन जो ग्रुप लगा हुआ है उससे भी लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। Mg पर पार्शियल पॉजिटिव आएगा और ऑक्सीजन पे पार्शियल नेगेटिव आ रहा है ड्यू टू द इंडक्टिव इफेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो नेगेटिव चार्ज ऑक्सीजन पे आ रहा है और जो पॉजिटिव चार्ज जो यहाँ पर मैग्नीशियम पे आ रहा है पार्शियल पॉजिटिव, तो आप इसको यहाँ पर एक अट्रैक्शन फोर्स को कर सकते हो, पार्शियली यहाँ पर अट्रैक्ट हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो डाई इथाइल ईथर है, इसने क्या कर दिया, इस एल्काइल हैलाइड जो यहाँ पर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हमने जो बनाया है, इसको डिसॉल्व कर दिया है, इसको अच्छी तरह से सॉल्वेट कर दिया है, इसको सॉल्वेट कर दिया है। तो सॉल्वेट करके इसकी रिएक्टिविटी को थोड़ा घटा दिया है। अगर यहाँ पर वेट ईथर होता तो वो क्या करता, तो वहां पर वेट ईथर के अंदर मॉइस्चर प्रेजेंट होती, और मॉइस्चर अगर प्रेजेंट होती तो उसके अंदर इसका मतलब वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट होते। तो वाटर के मॉलिक्यूल्स के पास क्या होता है, एक प्रोटॉन प्रेजेंट होता है। वहां से आप क्या कर सकते हो कि वाटर का जो मॉलिक्यूल होता है वो प्रोटॉन को डोनेट कर सकता है। तो एल्काइल मैग्नीशियम हैलाइड जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, ये एक अच्छे बेस का भी काम कर सकता है, ये बेस की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, और इसको आप न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर एल्काइल जो ग्रुप होगा इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, क्योंकि एल्काइल जो ग्रुप है, जो मिथाइल ग्रुप होगा, इथाइल ग्रुप होगा, तो कार्बन इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन मैग्नीशियम। तो यहाँ पर कार्बन जो होगा उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने के कारण यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। तो ये न्यूक्लियोफाइल की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, और इसको आप बेस की तरह भी काम कर सकते हो। और आपको पता है कि अगर यहाँ पर ये बेस की तरह ट्रीट होगा तो जैसे इसको प्रोटॉन मिलेगा तो प्रोटॉन को एक्सेप्ट करके फटाफट से क्या कर देगा, एल्केन को फॉर्म कर देगा। तो अगर सोचिए कि यहाँ पर अगर हम यहाँ पर सेकेंड पॉइंट जिसका मैं लिख रहा हूं कि इट इज ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज अनस्टेबल इन एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम में ही अनस्टेबल होता है। अनस्टेबल क्यों होता है अभी आपको मैंने बताया। तो RMgX, ठीक है, और यहां पर मान लीजिए वाटर है, H पे पार्शियल पॉजिटिव, OH पे पार्शियल नेगेटिव, O पे पार्शियल नेगेटिव, तो यहां से क्या बन जाएगा, RH बन जाएगा प्लस MgX OH बन जाएगा, एल्केन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो अब सोच लीजिए कि आपने यहाँ पर ड्राई ईथर क्यों यूज किया है, क्योंकि अगर वेट ईथर होता मतलब उसके अंदर थोड़ी बहुत मॉइस्चर होती, वाटर प्रेजेंट होता, तो वाटर के मॉलिक्यूल से वो कंबाइन करके एल्केन में कन्वर्ट हो सकता था, क्योंकि वो एक्वस मीडियम के अंदर क्या होता है, अनस्टेबल होता है।
फटाफट से ट्रीट करने लगेगा, उसकी रिएक्टिविटी काफी हाई होती है। इसलिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को हम ड्राई ईथर की प्रेजेंस में प्रिपेयर करते हैं, क्योंकि अगर वहां मॉइस्ट ईथर यूज करते तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट तो बनता ही नहीं, बस जस्ट एक मोमेंट के लिए बनता और फटाफट से डिस्ट्रॉय होकर के एल्केन में कन्वर्ट हो जाता। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है वो एक्वस मीडियम में अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो एल्केन को फॉर्म कर लेता है। आप इसमें और कौन कौन सॉल्वेंट यूज कर सकते हो? तो आप इसमें कभी भी प्रोटिक सॉल्वेंट यूज नहीं कर सकते, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट यूज करोगे तो ये एल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो एप्रोटिक सॉल्वेंट्स के अंदर क्या होगा? स्टेबल होगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा बच्चों, तीसरा पॉइंट आप यही लिख सकते हो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज स्टेबल इन एप्रोटिक सॉल्वेंट। एप्रोटिक जो सॉल्वेंट होते हैं उनमें स्टेबल होता है। जैसे कि आपने ईथर को यूज किया है, डाई इथाइल ईथर यूज कर सकते हो, डायमिथाइल ईथर आप यूज कर सकते हो, ठीक है। आप इसके अंदर टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन आप यूज कर सकते हो, THF भी यूज कर सकते हो, एसीटोन इसको आप यूज कर सकते हो, ठीक है। तो ये कुछ यहाँ पर जो एप्रोटिक सॉल्वेंट हैं, इनमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होगा वो क्या होगा? स्टेबल होता है। ये ध्यान देने वाली बात। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेटा ध्यान दो, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो होता है उसको प्रिपेयर करने के लिए क्या करना होता है? उसको प्रिपेयर करने के लिए एल्काइल हैलाइड मैग्नीशियम के साथ ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करनी होती है। टेम्परेचर इज मेंटेन्ड एट 35 डिग्री सेंटीग्रेड और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बन जाता है। अब इस बात का ध्यान रखना कि जब भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनता है तो मैग्नीशियम जो MgX वाला जो पार्ट है, तो उस एल्काइल ग्रुप के साथ जब मैग्नीशियम MgX वाले जो पार्ट को आप लगाओगे तो वो दोनों साइड लग सकता है, क्योंकि एल्काइल ग्रुप के ऊपर फ्री रेडिकल आने वाला है। फ्री रेडिकल आएगा, मैं थोड़ा सा आपको रिमाइंड करा देता हूं। जैसे मान लीजिए इस तरह से यहाँ पर CH3, चलिए देखिए C हो गया, एक H हो गया, एक D हो गया, एक यहाँ पर CH3 हो गया, चलो ठीक है। और इस कार्बन पे अगर फ्री रेडिकल आ गया, मान लो कि यहाँ हेलोजन जुड़ा हुआ था इस तरीके से, तो ये हेलोजन वाला जो बॉन्ड है जब ये टूटेगा तो यहाँ फ्री रेडिकल आएगा। तो ऐसे ही तो बनेगा CH, D, CH3 और यहाँ फ्री रेडिकल। तो इस कार्बन का जो हाइब्रिडाइजेशन है वो यही तो रहेगा। अभी जो एक इलेक्ट्रॉन देख पा रहे हो, इस एक इलेक्ट्रॉन को आप राइट साइड भी लगा सकते हो और इसको लेफ्ट साइड भी लगा सकते हो। कार्बन के वैलेंस शेल में 7 इलेक्ट्रॉन होंगे ना फ्री रेडिकल के आने पर, इस एक इलेक्ट्रॉन को मैंने यहाँ शो कर दिया। तो वो MgX जो बना वो इधर भी अटैक कर सकता है और इधर भी अटैक कर सकता है। इधर अटैक करेगा तो क्या प्रोडक्ट बन जाएगा? वो इन्वर्जन वाला प्रोडक्ट बन जाएगा। और यहाँ पर अटैक कराने पर फ्रंट वाला जो प्रोडक्ट होगा वो यहाँ पर तैयार होगा। तो इस तरह से ध्यान रखना है। अगर मान लो वहां पर एक ही हेलोजन ग्रुप प्रेजेंट है, मतलब एक ही कायरल कार्बन वहां पर प्रेजेंट है, तो वहां पर इनेंसोमर्स का फॉर्मेशन होगा। ये दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन क्या है बच्चों? इन दोनों कंपाउंड्स के बीच में, ये दोनों कंपाउंड्स के बीच में रिलेशन ये है कि दोनों कंपाउंड्स इनेंसोमर्स हैं। इनेंसोमर्स का फॉर्मेशन होगा, ये ध्यान देने वाली बात है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाटर में या एक्वस मीडियम में अनस्टेबल होता है। ड्राई ईथर में क्यों रखते हैं? क्योंकि वो ड्राई ईथर उसके अंदर इस तरह के फोर्सेस, वंडरवॉल फोर्सेस, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स लगाते हुए उसको स्टेबल कर देगा बाय सॉल्वेटिंग इट। और इसको एप्रोटिक सॉल्वेंट इसको फेवर करते हैं, क्योंकि प्रोटिक सॉल्वेंट अगर होगा तो प्रोटॉन देगा फटाफट से। प्रोटिक सॉल्वेंट मतलब प्रोटॉन को फटाफट से डोनेट कर देगा। और एल्काइल जो ग्रुप होता है वो तो तैयार बैठा है प्रोटॉन को लेने के लिए, क्योंकि बेस का भी काम कर सकता है, न्यूक्लियोफाइल का भी काम कर सकता है। तो यहाँ से एल्केन का प्रिपरेशन हो जाता है। तो ये बात थी इसके अंदर। अब चलिए नेक्स्ट चीज हम पढ़ते हैं यहाँ पर, रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। पहली रिएक्शन होती है एज ए बेस। जब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह ट्रीट करता है तो ये कैसे यहाँ पर रिएक्शंस को करता है? तो ध्यान दो,
अगर मान लीजिए ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है RMgX, ठीक है, और यहां पर आपने कोई कंपाउंड ले लिया, मान लीजिए HZ। H यहां पर क्या है? H का मतलब है एक्टिव हाइड्रोजन। H का मतलब है एक्टिव हाइड्रोजन, मतलब ऐसा हाइड्रोजन जिसको हटाया जा सकता है, ऐसा हाइड्रोजन जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा हुआ हो, जिसको हटाया जा सकता है, जिससे हटाने पर कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो सकता है। तो एक्टिव हाइड्रोजन यहां पर अगर है, एक्टिव हाइड्रोजन होने पर ये यहां पर बेस का काम करेगा। तो उस कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पर R पे पार्शियल नेगेटिव, MgX पे पार्शियल पॉजिटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव और यहाँ पार्शियल नेगेटिव। तो क्या तैयार होगा यहाँ पर बच्चों? तो यहाँ पर बनेगा RH और Mg, इस पर X तो लगा ही हुआ है, Z और आकर के लग जाएगा। इस मेथड को बोलते हैं जेरे-विटनॉफ्स मेथड। इस मेथड को बोलते हैं जेरे-विटनॉफ्स मेथड। ये मेथड एक्टिव हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई करने के काम में आती है। इस मेथड से हम एक्टिव हाइड्रोजन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। तो किसी कंपाउंड के अंदर अगर मान लो कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपने ऐसे कंपाउंड से करा दी जहां एक्टिव हाइड्रोजन प्रेजेंट है, मतलब हाइड्रोजन को हटाने पर कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो जाता है, एक स्टेबल कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो जाता है, एक अच्छे कॉन्जुगेट बेस का फॉर्मेशन हो जाता है। तो उस केस में क्या होगा, वहां ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जो है वो बेस का काम करेगा। मतलब एक प्रोटॉन डोनर वाले कंपाउंड के साथ अगर उसको ट्रीट कर दिया आपने, तो वहां पर वो क्या काम कर सकता है, वहां पर वो किसकी तरह काम करेगा, वहां पर वो बेस की तरह काम करेगा। ये जो H यहाँ पर है वो किस किस पे हो सकता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन जैसे मान सपोज करो CH3Br है। अब देखना, आप एग्जांपल देखना, आपको खुद आइडिया हो जाएगा कि यहाँ पर मैं कैसे एक्टिव हाइड्रोजन की बात कर रहा हूँ। देख लीजिए, जैसे H2O हो गया, H O के साथ लगा हुआ है भाई, H किसके साथ लगा हुआ है, O के साथ लगा हुआ है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के साथ लगा हुआ है। तो यहां पर क्या होगा, CH3 तो H से जाके जुड़ेगा, और सॉरी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट लेके चलना था, इसको CH3MgBr कर देता हूं, CH3MgBr। तो भाई CH3 से जाके कौन जुड़ेगा, CH3 से जाके H जुड़ेगा, और MgBr से जाके कौन जुड़ेगा, जो बच गया OH। तो कंपाउंड क्या बनेगा, CH3 के साथ H जुड़ा तो CH4, और MgBr जुड़ा ही हुआ था और OH और लगा दिया। ठीक है, नेक्स्ट कंपाउंड देखो, जैसे मान लो ये मैंने ले लिया CH3C ट्रिपल बॉन्ड CH। तो ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है कि नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन? तो ये जो हाइड्रोजन आपको दिखाई दे रहा है ये एक्टिव हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन था। तो क्या बनाएगा, यहां से CH4 बनेगा प्लस MgBr, और यहां पर लग जाएगा C ट्रिपल बॉन्ड CCH3, C ट्रिपल बॉन्ड CCH, ये बन के तैयार हो। ठीक है, तो यहां पर एक्टिव हाइड्रोजन वाला जो कंपाउंड था, ध्यान देना, जो एक्टिव हाइड्रोजन वाले जो कंपाउंड थे वो कौन कौन से हो सकते हैं। तो यहां पर ध्यान देना, जेड ग्रुप जो है sp कार्बन हो सकता है, ठीक है, और क्या हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, नाइट्रोजन पर डायरेक्टली हाइड्रोजन लगा हुआ हो, हेलोजन हो सकता है, हेलोजन पर लगा हुआ, जैसे मान लो HF हो, HCl हो, HBr हो, HI हो, NH3 हो, तो वो वाला काम हो गया। sp कार्बन वाला तो ये आपने देख ही लिया था, देखो ये कार्बन sp कार्बन है, sp कार्बन से डायरेक्टली हाइड्रोजन लगा हो तो वो कैसा होता है, वो हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन होता है। ऑक्सीजन हो सकता है यहां पर, नाइट्रो एल्केन भी आप यूज कर सकते हो, जैसे मान लीजिए यहां पर ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन भी एक्टिव हाइड्रोजन है,
ठीक है। इसके बाद ये कंपाउंड है, इसके अंदर ये वाला जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है। क्यों? क्योंकि यहां से अगर हाइड्रोजन को हटाओगे तो यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और नेगेटिव चार्ज आते ही कंपाउंड कैसा बन गया? एरोमेटिक बन गया। तो ये जो हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन एक्टिव हाइड्रोजन है, क्योंकि इसको हटाने पर क्या हो रहा है? इस एटम पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है, और नेगेटिव चार्ज आते ही ये कंपाउंड क्या बन गया? एरोमेटिक बन गया। तो फायदा हुआ ना। ऐसे ही इस H को हटाने पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, तो देखो नेगेटिव चार्ज इस NO2 ग्रुप से स्टेबल होगा, ये नेगेटिव चार्ज इस NO2 ग्रुप की वजह से स्टेबलाइज हो जाएगा। भाई NO2 का -I इफेक्ट लग रहा है, बहुत तगड़ा -I इफेक्ट है, -M इफेक्ट भी लग रहा है उसका, तो दोनों तरीके से वहां पर नेगेटिव चार्ज स्टेबलाइज होगा। ये भी हो सकता है। और क्या हो सकता है? मान लो इस तरह से ये एक्टिव मेथाइलिन टाइप का हो, जैसे ये कंपाउंड है, तो यहाँ पर जो ये हाइड्रोजन लगा हुआ है, ये जो हाइड्रोजन लगा हुआ है, दैट इज ऑल्सो एक्टिव हाइड्रोजन, क्योंकि इस हाइड्रोजन को हटाने पर यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, और ये दोनों CO जो ग्रुप हैं, ये दोनों CO ग्रुप का -M इफेक्ट की वजह से ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल होगा, ये नेगेटिव चार्ज स्टेबल हो जाएगा। इसका मतलब ये जो हाइड्रोजन था ये भी एक्टिव हाइड्रोजन होगा। तो आपको क्या करना है? अगर किसी कंपाउंड के पास एक्टिव हाइड्रोजन हो तो आपको सबसे पहले उस एक्टिव हाइड्रोजन को ढूंढना है, आपको सबसे पहले उस एक्टिव हाइड्रोजन को ढूंढना है, और एक्टिव हाइड्रोजन ढूंढ के उसको एल्काइल ग्रुप से लगा दीजिए और बाकी अलग कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ गई? इस एग्जांपल लूं आपके सामने में, जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया साहब CH3 CH2 MgBr, ठीक है, इसकी रिएक्शन मैं करा देता हूं CH ट्रिपल बॉन्ड CH। क्या एक्टिव हाइड्रोजन है यहाँ पर? हाँ बिल्कुल है। दिख गया सर, sp कार्बन पर एक्टिव हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो ये हाइड्रोजन ये जो आपका दिख रहा है ये एक्टिव हाइड्रोजन है। तो इस एक्टिव हाइड्रोजन कहाँ लगा दो? इस एक्टिव हाइड्रोजन को इस पे लगा दो, इसको MgBr को यहाँ से अलग कर दो, तो क्या बनेगा? CH3 CH3, और बाकी क्या बच गया? Mg, पर Br तो लगा ही हुआ है, और उसको अलग कर दो, C ट्रिपल बॉन्ड CH। ठीक है। और क्या ले सकते हो इसमें आप? और क्या कंपाउंड ले सकते हो? जैसे मान लीजिए मैंने ले लिया CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन करा दी CH3NH2 के साथ, इसकी रिएक्शन करा दी मान लो CH3COH के साथ, इसकी रिएक्शन मैंने करा दी CH3CONH2 के साथ। तो बताओ क्या होगा? तो सिंपल सी बात है, इसमें देखो ये आपका एक्टिव हाइड्रोजन दिख गया होगा, ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, इसमें ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, इसमें ये एक्टिव हाइड्रोजन हो गया, तो कंपाउंड क्या बन जाएगा? CH4, और Mg के साथ Br लगा हुआ है, बाकी क्या बच जाएगा? एक N पर H बच गया और CH3 बच गया। इस पर क्या बनेगा? CH4 और Mg पर Br लगा हुआ है, और साथ में O CO CH3, यहां से बन जाएगा CH4, फिर Mg पर क्या लग जाएगा? Br और NH CO CH3। ये लीजिए, समझ में आ रहा है आप लोगों को किस तरह से मैंने एसिड बेस रिएक्शन कराई है यहाँ पर? तो अगर ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से ऐसे कंपाउंड की रिएक्शन कराई जाए जिस कंपाउंड के पास एसिडिक हाइड्रोजन हो, एक्टिव हाइड्रोजन हो, एसिडिक हाइड्रोजन कह दो, एक्टिव हाइड्रोजन कह दो, एक ही मतलब है, और उस मेथड को बोलते हैं जेरी-विटनॉक्स मेथड। तो वो एक्टिव हाइड्रोजन एल्काइल ग्रुप से जाके जुड़ेगा और एल्केन का फॉर्मेशन होगा। क्या बनेगा बच्चों? एल्केन बन के तैयार होगा। तो सिंपली सोच लो कि यहां से क्या बनता है? यहां से बनता है एल्केन, एल्केन का फॉर्मेशन होता है। इस मेथड को बोलते हैं जेरी-विटनॉक्स मेथड। तो चलिए मैं देखो इसमें एक चार्ट जो है आपके पास रख देता हूं, जिससे कि आपको आइडिया हो जाएगा कि इसमें किस तरह की आपको रिएक्शंस पढ़नी है। ये देखो,
ये देखिए आप, यही लॉजिक मैंने आपको बताया था। ये RMgx, यहाँ पर हमने किसी ब्रोंस्टेड एसिड से रिएक्शन करा दी, इसके पास एक्टिव हाइड्रोजन हो, R पे नेगेटिव, पार्शियल नेगेटिव, H पे पार्शियल पॉजिटिव, तो R और H जुड़ के क्या बनाएंगे, RH, और MgXZ, MgXZ ये बन के तैयार। ठीक है, देखो रिएक्शन देखो, HX के साथ कराओगे तो क्या होगा, HX मैंने लिखा था ना, हाइड्रोजन अगर हेलोजन से जुड़ा हुआ हो तो क्या बन जाएगा, RH। ये हाइड्रोजन देखो एक्टिव हाइड्रोजन हो गया। H2O से करोगे, हाँ बिल्कुल लिखा था, हाइड्रोजन अगर ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो। ठीक है, याद करो, देखो ये मैंने लिखा था जो, कि हाइड्रोजन देखो ऑक्सीजन से जुड़ा हुआ हो गया काम यहाँ पर। फिर देखो R-COH, तो यहाँ H किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, वही वाला केस हो गया। एल्कोहल से करोगे तो यहाँ भी H किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ। ये देखो फिनॉल, तो H किससे जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन के साथ, RH बन गया है। R-CONH2, तो यहाँ H किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ, तो नाइट्रोजन वाला केस भी लिया था मैंने। NH4Cl, तो यहाँ H किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन के साथ। NH4Cl में नाइट्रोजन किससे, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, H के साथ जुड़ा हुआ है, हाइड्रोजन N के साथ जुड़ा हुआ है, तो क्या बनेगा, RH। HCN, तो वो HCN ऐसी तो होता है, H किससे जुड़ा हुआ है, sp कार्बन से, तो क्या बन गया, RH। H2S, तो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, सल्फर से, तो क्या बनेगा, RH। फिर से देखो हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, सल्फर से, तो बन गया RH। ये देखो टर्मिनल एल्काइन लेनी है अपन को, अगर टर्मिनल हाइड्रोजन होगा तो ही तो sp कार्बन का हाइड्रोजन होगा। अगर मान लो इस वाले हाइड्रोजन की जगह पर मैं एक और R- ग्रुप लगा देता, R ग्रुप लगा देता, तो फिर यहाँ पर एक्टिव हाइड्रोजन होता ही नहीं। ये देखो एनिलीन, हाइड्रोजन किससे जुड़ा हुआ है, नाइट्रोजन से। अगेन ये अमाइन हो गई अपने पास, प्राइमरी और सेकेंडरी। टर्शियरी अमाइन में तो नाइट्रोजन पे हाइड्रोजन होगा ही नहीं। अमोनिया लिया है देखो, D2O, हाँ अब D2, अगर H2O के अंदर तो H प्रोटॉन का डोनेशन हो रहा था, अब D2 के अंदर क्या होगा, ड्यूटेरियम का डोनेशन होगा, ड्यूटराइड जो आयन होगा उसका डोनेशन होगा। तो D अगर यहां से डोनेट करेगा तो क्या बनेगा, RD बनेगा, RD। तो ड्यूटेरियम आयन का डोनेशन होगा यहाँ पर। ये देखो H मैंने बताया था आपको, तो यहां से H निकाल दो, यहाँ नेगेटिव चार्ज आएगा, देखो एरोमेटिक कंपाउंड बनेगा, इसलिए H को यहां से निकाल सकते हो। ये वाला केस लिया था देखो मैंने, ये वाला देखो लिया था ना, सेम ही तो केस है। तो इसके यहाँ पर H के हटाते ही RH बनेगा, और बाकी एज इट इज आप समझ सकते हो क्या बनने वाला है। तो फुली क्लियर हो गई होंगी आपको ये रिएक्शंस। ये जब बेस की तरह काम करता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बेस की तरह काम करता है, तो ये कैसे रिएक्शंस करता है। तो ये मैंने यहाँ पर एक चार्ट इसका मैप शो कर दिया है। अब मैं नेक्स्ट लेता हूं इसकी रिएक्शंस में, सेकेंड रिएक्शन है एक्ट एज न्यूक्लियोफाइल, क्या लिख देता हूं, एज न्यूक्लियोफाइल। न्यूक्लियोफाइल की तरह कैसे रिएक्शन करेगा, तो न्यूक्लियोफाइल की तरह रिएक्शन करने का मतलब ये कोई ये है, जैसे मान लीजिए RMgx, बहुत ही आसान है बच्चों, है ना, ध्यान से देखना। ये ले लिया, मान लो मैंने कार्बोनिल कंपाउंड SCHO ले लिया। आपको पता है SCHO एक CO बॉन्ड, पोलर बॉन्ड होता है। इस बॉन्ड का इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होगा C से O की तरफ, तो C पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा, O पे पार्शियल नेगेटिव आएगा। क्या यहाँ पर कोई एक्टिव हाइड्रोजन है, नहीं है ना। अब एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है, ध्यान रखना, एसिड बेस रिएक्शंस फास्टर होती हैं देन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस। एसिड बेस रिएक्शंस होती हैं फास्टर देन इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल रिएक्शंस। तो जब ये न्यूक्लियोफाइल की तरह काम करेगा तो यहाँ ध्यान रखना कि एसिडिक हाइड्रोजन या एक्टिव हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए। अगर हो गया तो पहले वो रिएक्शन होगी, पहले वो बेस की तरह ट्रीट करेगा। लेकिन यहाँ कोई एक्टिव हाइड्रोजन नहीं है। क्या ये हाइड्रोजन, क्या ये वाला हाइड्रोजन जो है किसी sp कार्बन से जुड़ा हुआ है,
या नाइट्रोजन से या ऑक्सीजन से या किसी ऐसे कंपाउंड से जुड़ा, ऐसे ग्रुप से जुड़ा हुआ है जिसको हटाने पर ये नेगेटिव चार्ज यहाँ स्टेबलाइज हो। ऐसा कुछ नहीं दिख रहा मुझे। इसका मतलब क्या होगा कि यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। तो क्या होने वाला है बच्चों यहाँ पर? तो ये जो एल्काइल ग्रुप है आर जो है ये सी पे अटैक करेगा। तो सी क्या इलेक्ट्रोफिलिक सेंटर है और सी ने अपने इलेक्ट्रॉन किसको दे दिए? ओ को। फिर सी ओ बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है। तो सी पे पार्शियल पॉजिटिव, ओ पे पार्शियल नेगेटिव। तो आर का अटैक किस पे हुआ? सी पे अटैक हुआ। तो क्या बन के तैयार होगा यहाँ से? यहाँ से ये बनेगा सी ओ माइनस एच एच और यहाँ पर जुड़ गया आर। ठीक है, और क्या कर सकते हो आप? ये बन गया। बाकी बाई प्रोडक्ट को छोड़ो, यहाँ से mgx प्लस रह गया, छोड़ो उसको वहां से। आप चाहो तो लिख सकते हो mgx प्लस रह गया है भैया, mgx प्लस रह गया है, कोई बात नहीं, रह गया है तो क्या करें उसको, बाई प्रोडक्ट में चला जाएगा। अब अगर यहाँ पर मैं इसकी रिएक्शन करा देता हूँ किसी प्रोटॉन डोनर के साथ, H2O के साथ या फिर NH4Cl के साथ, और लगा देता हूँ प्रोटॉन डोनर ले लिया, मान लो वाटर ले लिया, NH4Cl ले लिया, किसी प्रोटॉन डोनर से मैंने ट्रीट करा दिया। तो ट्रीट करने पर क्या होगा? ये O माइनस दिख रहा है, ये प्रोटॉन को ले लेगा। तो प्रोटॉन को लेके क्या बना देगा? ये HCOH H और R। तो एल्कोहल का फॉर्मेशन हो गया यहाँ से। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर किसकी तरह ट्रीट हो रहा है? न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है। क्लियर? और देखो यहाँ पर, जैसे कि यहाँ पर ये रिएक्शन है HRMgX, इसकी रिएक्शन करानी है, मान लो मुझे CH3CHO के साथ, इससे रिएक्शन करानी है। तब क्या होगा? मतलब पहले तो मैं करा रहा हूँ CH3CHO के साथ, और फिर यहाँ पर कोई भी प्रोटॉन डोनर, मान लो वाटर या फिर NH4Cl मैं यहाँ पर यूज कर लेता हूँ। तो क्या होगा? सबसे पहले तो R पे पार्शियल नेगेटिव, mgx पे पार्शियल पॉजिटिव, और CO बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, तो इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन O की तरफ ट्रांसफर होंगे, C पे पार्शियल पॉजिटिव, O पे पार्शियल नेगेटिव। तो क्या करो? इसका अटैक करा दो यहाँ पर। क्या बनने वाला है बच्चों यहाँ पर? तो यहाँ बनेगा देखो CH3CO माइनस, ठीक है, और यहाँ R आकर के लग गया, और ये प्रोटॉन डोनर उस O के साथ जाके जुड़ जाएगा, O माइनस से जाके जुड़ेगा तो क्या बनेगा? OH। ये CH3COH H और R, ये ग्रुप बन गया। अब जल्दी से सोचिए आप, अगर मान लीजिए मैं RMgX इसकी रिएक्शन करा देता हूं, पहले तो CH3COCH3 एसीटोन के साथ, जानते हो ना एसीटोन का फॉर्मूला क्या होता है, और फिर सेकेंड ले लेता हूं यहाँ कोई भी प्रोटॉन डोनर, मान लो H2O NH4Cl अमोनिया, जो आपकी इच्छा हो, कोई भी प्रोटॉन डोनर आप यूज कर दो। तो क्या होगा? फिर से वही। तो यहाँ पर क्या होगा? CH3 C और CH3, तो आपने नोटिस किया होगा यहाँ O माइनस, तो प्रोटॉन डोनर आएगा, OH लग जाएगा, और इस R का न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का इस पर अटैक हुआ इलेक्ट्रोफाइल के ऊपर, ये कंपाउंड बन जाएगा। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन अगर हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हैं, तो लॉजिक क्या होता है कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन जब हम किसी कार्बोनिल कंपाउंड से कराते हैं तो क्या बन के तैयार होता है बच्चों? एल्कोहल बन के तैयार होता है। इस कॉन्सेप्ट को याद रखो, आपको दिमाग में क्लियर हो जाएगा इस बात को सोच करके कि जब भी आप कार्बोनिल कंपाउंड, देखो ये भी कार्बोनिल कंपाउंड था, फर्स्ट वाला फॉर्मेल्डिहाइड, एल्कोहल बन गया है। सेकंड वाले केस में फिर से एल्कोहल बन गया है। थर्ड वाले केस में फिर से यहाँ पर एल्कोहल बन गया है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को कार्बोनिल कंपाउंड से ट्रीट करने पर एल्कोहल बनता है। अब मैं आपसे पूछूं कि भाई कौन से केस में रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा होगी? SCHO के साथ ज्यादा होगी, या फिर CH3CHO के साथ ज्यादा होगी, या फिर CH3COCH3 के साथ ज्यादा होगी? तो देखो आपने देखा कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट न्यूक्लियोफाइल की तरह काम कर रहा है,
और न्यूक्लियोफाइल का मतलब क्या है? जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हाई हो, जिसके पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी ज्यादा हो, जो इलेक्ट्रॉन को इजीली डोनेट कर सकता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन को लेने वाला तो पुअर होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी बहुत ज्यादा होनी चाहिए। तो यहाँ भी कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है और यहाँ भी पॉजिटिव है, लेकिन यहाँ पर दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं। तो मिथाइल ग्रुप तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप होते हैं, तो क्या यहाँ पर ये पार्शियल पॉजिटिव को बढ़ाएंगे? तो सीओ ग्रुप में कार्बन पर जितना पार्शियल पॉजिटिव ज्यादा होगा, वो कार्बन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफाइल होगा, वो कार्बन उतना ही ज्यादा इलेक्ट्रोफिलिक होगा, और जितना कार्बन इलेक्ट्रोफिलिक ज्यादा होगा उतनी रिएक्शन की रेट ज्यादा होगी। यहाँ तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप लगे हुए हैं, तो ये तो इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी थोड़ी बढ़ा देंगे। यहाँ पर एक ही मिथाइल ग्रुप लगा हुआ है तो उतनी ज्यादा इंक्रीज नहीं होगी, और यहाँ तो दोनों जगह एच ग्रुप लगे हुए हैं, और एच तो इंडक्टिव इफेक्ट 0 शो करता है, तो ये तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी देगा नहीं सीओ ग्रुप को। तो सीओ के अंदर जो कार्बन है उसमें सबसे कम इलेक्ट्रॉन डेंसिटी किसमें होगी? कार्बन के ऊपर, एससीएचओ के अंदर। तो किसकी रेट सबसे ज्यादा होगी? एससीएचओ की रेट सबसे ज्यादा होगी, और सीएच3 सीओ की रेट सबसे कम होगी। या आप स्टेरिक रीजन भी कह सकते हो, इसके अंदर स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, स्टेरिक हिंड्रेंस हाई है, दो मिथाइल ग्रुप लगे हुए हैं, तो वो आर माइनस जब अटैक करेगा यहाँ पर आप इस तरीके से, तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा मिलेगी। यहाँ दो छोटे छोटे हाइड्रोजन ग्रुप लगे हुए हैं तो उसको स्टेरिक हिंड्रेंस कम मिलेगी, इजिली अटैक हो जाएगा। यहाँ उसका डिफिकल्टी से अटैक होगा एल्काइल ग्रुप का, तो इसकी रेट कम होगी, इसकी रेट ज्यादा होगी। आप ये भी रीजन समझ सकते हो। तो फुली आपको दोनों रीजन क्लियर हो गए होंगे। चलिए अब मैं कराता हूँ कि ये रिएक्शन होने के बाद भाई कार्बोनिल कंपाउंड से हो गया। अब ऐसे कंपाउंड के साथ जहां पर एक्टिव हाइड्रोजन भी नहीं हो, कार्बोनिल कंपाउंड भी नहीं हो, लेकिन कोई एसिड का डेरिवेटिव हो, जैसे कार्बोनिल क्लोराइड हो, या फिर सेकेंडरी या टर्सरी अमाइड हो, या फिर एस्टर हो, ठीक है, तो उस केस में कैसे रिएक्शन होगी? तो यहाँ पर जो है न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक करते टाइम, ये इसकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी। वैसे ये इसकी फर्स्ट टाइप की रिएक्शन थी, ए टाइप की रिएक्शन। अब मैं इसमें बी टाइप की रिएक्शन करा रहा हूं, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। इसको बोलते हैं SNAE रिएक्शन। SNAE, ए का मतलब एडिशन एलिमिनेशन, SNAE रिएक्शन, ये SNAE नाम होता है। देखना कैसे होता है। जैसे मान लीजिए ये अपने पास कंपाउंड था बच्चों CH3MgBr, इसकी रिएक्शन मैं करा रहा हूं किसी RCOCl के साथ, इससे कराना चाहता हूं। तो क्या होगा? यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, इसके इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए, तो इसका अटैक इधर होगा। तो पहले तो ये सोच लेना कोई एसिडिक हाइड्रोजन तो नहीं है, एक्टिव हाइड्रोजन तो नहीं है। तो क्लियर है कि एक्टिव हाइड्रोजन तो नहीं है। तो CH3 ने अटैक कार्बन पे किया और कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन इस O को ट्रांसफर कर दिए। कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन जब O को ट्रांसफर किए तो क्या बना? तो ये बना, देखो RCO माइनस, यहाँ CH3 आकर के लग गया और यहाँ Cl आकर के लग। तो पहले तो क्या हुआ? एडिशन हुआ ना, पहले हुआ एडिशन। अब ध्यान देना क्या होगा। अब ये मत करना कि प्रोटॉन डोनर से रिएक्शन कराओ, उससे पहले ही एक काम बहुत फास्टली होने वाला है यहाँ पर। वो क्या कि O माइनस जो होता है इसका जेड इफेक्टिव होगा कम, O माइनस का जेड इफेक्टिव होगा कम। Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है हाई एज कंपेयर टू O माइनस। तो ये क्या करेगा कि ये जो O माइनस है ये फटाफट से Cl को यहां से निकाल देगा।
तो जो O पे नेगेटिव चार्ज आ रहा था, ये नेगेटिव चार्ज वाला जो यहाँ पर दिख रहा था आपको, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और Cl लेगा। Cl फटाफट से निकलेगा क्योंकि Cl इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव देन O माइनस। तो फटाफट से यहाँ पर ये Cl निकलेगा तो क्या बनेगा, RC डबल बॉन्ड O और CH3, और प्लस क्या लिख सकते हो आप, Cl माइनस। तो पहले स्टेप में तो क्या हुआ था, एडिशन हुआ था, और दूसरे स्टेप में क्या हुआ है बच्चों, एलिमिनेशन हुआ है। पहले स्टेप में एडिशन और दूसरे स्टेप में क्या हुआ, एलिमिनेशन। इसलिए इस रिएक्शन का नाम क्या होता है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन। अगर पहले एलिमिनेशन होता और बाद में एडिशन होता तो क्या बोलते, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एलिमिनेशन एडिशन। तो SNE रिएक्शन होती है। और जब पहले एडिशन होता है और एलिमिनेशन होता है तो उसको बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन बाय एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन। तो ये है SNE रिएक्शन, ठीक है ना। अब मान लीजिए अगर सपोज करो कि यहां पर ये जो आपने कंपाउंड लिया है, ये RCOCl भाई CH3 MgBr लिया था, ठीक है। अब मैं इसकी रिएक्शन RCOCl इससे कराता और इसके दो इक्विवेलेंट यहां पर यूज करता, दो इक्विवेलेंट यूज करता तो क्या होता, दो में क्यों कर रहा हूं, क्योंकि यहां से जो कंपाउंड बना है एक इक्विवेलेंट को यूज करने पर ये कार्बोनिल कंपाउंड बना है, और कार्बोनिल कंपाउंड फिर से रिएक्शन करके क्या बना सकता है, अल्कोहल बना सकता है। तो क्या होता, तो अब यहाँ पर पहले तो बनता RCOCH3, भाई Cl हटता और ये आकर के लगता। अब लेकिन CH3 MgBr के दो इक्विवेलेंट है, तो क्या होगा, यहाँ पर अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा और इस केस में ये बनके तैयार है। क्लियर है सभी को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। जैसे मान लीजिए मैं रिएक्शन कराना चाहता हूं PH MgBr, इसकी रिएक्शन कराना चाहता हूं बच्चों RCON और CH3। ध्यान रखना एसिडिक हाइड्रोजन नहीं होना चाहिए, अगर N पे हाइड्रोजन होता तो दिक्कत हो जाती। तो सेकेंडरी अमाइड वो भी बेस की तरह काम करता, सेकेंडरी अमाइड तो यहाँ पर नेगेटिव चार्ज आना था, तो फिर ये अपने इलेक्ट्रॉन को इधर दे करके इसको बाहर निकालेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कैसे करना है, एडिशन एलिमिनेशन। तो पहले तो ये पीएच ऐड होगा और फिर क्या होगा, ये वाला जो ग्रुप है ये एलिमिनेट होगा। तो क्या बनेगा यहां से RCO पीएच, बाकी एज इट इज रहने दो। और फर्दर अगर रिएक्शन करना चाहते हो कि भाई RCO पीएच के साथ PH MgBr की रिएक्शन होगी तो क्या होगा, तो कर सकते हो ना भाई, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पीएच में पार्शियल नेगेटिव MgBr में पार्शियल पॉजिटिव। तो कराओ अटैक, इसका अटैक इधर हुआ, इसने इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर कर दी। तो क्या बनने वाला है RCOH PH और PH। होपफुली आपको पहले वाली रिएक्शन इससे क्लियर हो गई होगी, ठीक है। अब मान लीजिए कि आपके पास ये होता CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन आपको करानी है, मान लो CH3 C डबल बॉन्ड OCO CH3 के साथ, इससे करानी है। क्या करोगे, तो वही चीजें यहाँ पर, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव यहाँ पार्शियल नेगेटिव, किसी एक को भी ले लो जो आपकी इच्छा हो, और यहाँ पार्शियल नेगेटिव और यहाँ पार्शियल पॉजिटिव। इसने इधर अटैक किया इसके ऊपर, ये इधर इलेक्ट्रॉन इधर ट्रांसफर हुए,
तो ये तो स्टेप हो गया एडिशन। अब एलिमिनेशन कैसे होता है, ये इलेक्ट्रॉन इसको देगा और यहाँ से इस कंपाउंड को, ग्रुप को बाहर निकाल देंगे। तो क्या बनने वाला है यहाँ से CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, और बाकी यहाँ पर लीव कर गया, लीविंग ग्रुप जो भी था। अब इसकी रिएक्शन आप फिर से कराना चाहते हो तो करा दो। अगर मान लो मैं इसकी रिएक्शन आपसे कहता हूं कि भाई पीएच MgBr से कराओ, पीएच MgBr से करा दो, और सेकंड आप ले लो यहाँ पर मान लो वाटर, तो क्या होगा, तो आपको पता है कि पीएच MgBr से रिएक्शन करने पर क्या होगा, CH3CO- आने वाला है और पीएच यहाँ लग जाएगा, और प्रोटॉन डोनर आपने वाटर यूज किया है तो वो O- किसमें बदल जाएगा, OH में बदल जाएगा। क्लियर। अब नेक्स्ट रिएक्शन की तरफ बढ़ते हैं। जैसे मान लीजिए आपको कहा जाए कि भाई RMgX इसकी रिएक्शन करानी है CH3Br के साथ। बिल्कुल, ये R पे नेगेटिव, MgX पे पार्शियल पॉजिटिव हो गया, तो न्यूक्लियोफाइल का तो काम करता ही है, और एक स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल का काम करता है। स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। R- जो होता है बच्चों क्या होता है, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल होता है। तो क्या होगा, इसका अटैक कराओ CH3 पे और यहां से Br को लीव कर दो। क्या बनेगा, यहां से CH3 पर तो R आकर के लग गया, और बाकी Mg उस पे X और उस पर Br, ये हो जाएगा। अब आप कहोगे कि RMgX इसकी रिएक्शन क्या इससे करा सकते हो क्या, मान लो यहाँ Br डायरेक्टली लगा दिया तो SN2 कुछ होगी ही नहीं, नो SN2 रिएक्शन। याद आ गया होगा आपको, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मैं इसकी रिएक्शन इससे करा देता, तो यहाँ तो रेट ज्यादा होगी इसके अंदर, तो ये R नेगेटिव अटैक करेगा किसके ऊपर, इस कार्बन के ऊपर, और यहां से Br निकल जाएगा, तो ये कंपाउंड बन जाएगा, देखो ध्यान से। और Mg और X और यहां से Br, ठीक है। अब क्या होता है, जो अगर यहां पर आप ईथर से रिएक्शन कराना चाहते हो, जैसे मान लीजिए ईथर है CH3MgBr, इसकी रिएक्शन आप कराना चाहते हो ईथर के साथ, तो क्या होगा, यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इस वाले इस पे अटैक कर दिया। अब ध्यान देना, अगर यहाँ पर आप सिंपली इसकी रिएक्शन करते हैं CH3MgBr की, इस डायरेक्टली एक ओपन चेन का ईथर है ROR- मान लीजिए, इससे रिएक्शन करते हैं, और आप कहते हैं कि यहाँ पार्शियल नेगेटिव ने अटैक कर दिया भाई इसके ऊपर और इस ग्रुप को लीव कर दिया, और आप कह देते कि सर यहाँ पर RCH3 बन जाए, और यहां से OR- लीव कर जाए, तो ये चीज पॉसिबल नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। क्यों, बिकॉज OR- इज बैड लीविंग ग्रुप। OR- एक बैड लीविंग ग्रुप होता है, तो आप उसको डायरेक्टली इस तरह से नहीं हटा सकते। लेकिन 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड का अगर ईथर है, साइक्लिक ईथर है, तो वहां स्ट्रेन होने के कारण उसकी रिएक्टिविटी ज्यादा होगी, तो वहां आप अटैक कर सकते हो। तो इस पर अटैक करोगे किस तरीके से, ये इधर इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो गए, तो देखो यहाँ पर O ये आया इस तरीके से, यहाँ CH3 आकर के लग गया, और इस ऊपर आ गया नेगेटिव चार्ज।
अब यहाँ किसी प्रोटॉन डोनर को आपने ले लिया, मान लो H2O, या जो भी प्रोटॉन डोनर आप यूज कर रहे हो, तो आपने कोई प्रोटॉन डोनर को यूज कर दिया, तो यूज करने पर क्या बन जाएगा, CH3 CH2 CH2 OH, ये कंपाउंड बन के तैयार हो गया। भाई ये जो O माइनस था, इस पे OH H आकर के लग जाएगा, तो क्या बचा, CH3 CH2 CH2 OH, ये बन के तैयार। अगर ये 4 मेंबर का होता तो भी यहाँ कर सकते थे, CH3 MgBr, ये देखो इपॉक्सी साइक्लोब्यूटेन, यहां भी कर सकते हो। किसी भी, भाई यहाँ पार्शियल नेगेटिव, यहाँ पार्शियल पॉजिटिव, इसका अटैक मैंने यहाँ पर किया, और ये भाई 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड के अंदर स्ट्रेन हाई होती है, स्ट्रेन हाई होने के कारण आप उसकी रिएक्शन कर सकते हो, उस पर अटैक कर सकते हो। तो यहाँ पर CH3 आकर के लगेगा, और यहाँ पर O माइनस बन गया। अब क्या होगा, किसी भी प्रोटॉन डोनर से आपने ट्रीट कर दिया उसको, किसी प्रोटॉन डोनर को यूज कर लिया, यूज करने पर क्या बनने वाला है, उसकी रिएक्शन करने पर ये बनने वाला है, तो ये CH3 हो गया, ये हो गया बच्चों OH, ये कंपाउंड बन के तैयार होगा। अब आप कहोगे कि इसकी रिएक्शन आप कराओ CH3 MgBr, इसकी रिएक्शन आपने कराई इसके साथ, तो यहां पर कोई रिएक्शन नहीं हो, तो ये स्ट्रेन नहीं होती है। 5 मेंबर 6 मेंबर के अंदर स्ट्रेन बहुत ही कम होती है, तो उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है, तो उनकी आप इतनी इजीली रिएक्शन नहीं कर सकते हो। तो यहाँ 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड के साइक्लिक ईथर की रिएक्शन नहीं हो पाएगी। इन दोनों रिएक्शंस को आप कर सकते हो, इन दोनों रिएक्शंस को आप कर सकते हो, और क्यों कर सकते हो, ड्यू टू स्ट्रेन, ड्यू टू दी हायर स्ट्रेन ऑफ 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग। 3 मेंबर्ड और 4 मेंबर्ड रिंग के अंदर हायर स्ट्रेन होने के कारण आप इस रिएक्शन को कर सकते हो। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस थी। इसमें आप जैसे मान लीजिए और रिएक्शन को करना चाहते हो कि CH3 MgBr, आप इस कंपाउंड से रिएक्शन करना चाहते हो C ट्रिपल बॉन्ड NCl, तो सिंपली, अब पहली बात तो ये कि यहाँ पर कोई एसिड बेस ऐसी रिएक्शन तो होने वाली है नहीं। भाई न्यूक्लियोफाइल बेस का काम तो कर सकता है, ये जो एल्काइल एल्काइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड है, तो CH3 यहाँ पर माइनस जो है, ये बेस का तो काम कर सकता है, लेकिन यहाँ कोई एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। अब सिंपली इसका अटैक यहाँ करोगे, और ये इलेक्ट्रॉन N की तरफ ट्रांसफर होंगे, कि CN बॉन्ड पोलर बॉन्ड होता है, तो क्या बनने वाला है यहाँ पर C डबल बॉन्ड N माइनस, और यहाँ लग गया CH3, और यहाँ आ गया Cl। अब आपको पता है Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है, Cl की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होती है एज कंपेयर टू N माइनस, तो ये इलेक्ट्रॉन देगा और यहाँ पर Cl निकलेगा, तो वही एडिशन एलिमिनेशन हो गया। तो क्या बनने वाला है यहाँ से CH3 C ट्रिपल बॉन्ड N, यहाँ तो प्रोटॉन डोनर की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्टली काम हो सकता है, तो ये कर सकते हो आप। ठीक है, जैसे आपसे पूछा जाए कि भाई किसी कंपाउंड के अंदर कितने ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के मोल्स कंज्यूम होंगे, हाउ मैनी मोल्स ऑफ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट will be consumed with 1 mole of following compound। देखिए ध्यान से, सोचिए क्या आंसर होने वाला है।
देखो सोच करके कितने कितने यहाँ पर मोल्स कंज्यूम होने चाहिए। तो ध्यान से देखो, कार्बोनिल कंपाउंड के साथ ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 1 मोल कंज्यूम होते हैं, तो यहाँ तो 1 मोल कंज्यूम होगा। ये भी कार्बोनिल कंपाउंड है, इसके साथ भी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के 1 मोल कंज्यूम होंगे। CuCl के साथ आपने देखा था कि 2 मोल कंज्यूम होते हैं, एडिशन एलिमिनेशन रिएक्शन होती है, तो पहले कार्बोनिल कंपाउंड बनेगा और फिर वो अल्कोहल में कन्वर्ट होगा। यहाँ एसिड बेस रिएक्शन होगी, 1 मोल कंज्यूम होगा, ध्यान से देखो। यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन होगी, 1 मोल कंज्यूम होगा, और यहाँ भी एसिड बेस रिएक्शन होगी और 1 मोल कंज्यूम होगा। देखो तो काउंट कर लीजिए टोटल कितने मोल यहाँ पर कंज्यूम होने वाले हैं। तो 1 + 1 2 हो गए, +1 3 4 5 और 2 7 मोल। तो आंसर क्या होने वाला है बच्चों? 7 मोल। समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए अब एक चीज का ध्यान रखना, एक इंपॉर्टेंट चीज के अंदर, कि विसिनल डाई हैलाइड एंड 1,3 डाई हैलाइड्स do not form ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। विसिनल डाइहैलाइड और 1,3 डाइहैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं बनाते हैं। कैसे? जैसे मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है CH2, यहाँ Cl लगा रखा है, यहाँ Cl है, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर से आपने रिएक्शन करी। तो आप सोच रहे हो कि सर कोई से भी Cl को हटा के MgCl लगा देते हैं, तो आपके दिमाग में आया कि किसी भी Cl को हटा करके MgCl लगा दिया। लेकिन बच्चों MgCl तो लगा दोगे, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा। आपको पता है ना कि MgCl Mgx के साथ जो कार्बन लगा होता है वो न्यूक्लियोफिलिक सेंटर का काम करता है। तो Mgx पे पार्शियल पॉजिटिव आता है और इस पे R ग्रुप होता है, उससे पार्शियल नेगेटिव आता है। अब ये जो ग्रुप आपने लगाया है ये खुद ही यहाँ पर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन कर सकता है इस तरीके से। तो पार्शियल नेगेटिव अपने इलेक्ट्रॉन को इधर दे देगा और यहां से बनके तैयार होगा बच्चों CH2 डबल बॉन्ड CH2, और ये MgCl और ये Cl मिलके बना देंगे MgCl। तो विसिनल डाइहैलाइड और 1,3 डाइहैलाइड ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को फॉर्म नहीं करते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यहाँ पर फॉर्म नहीं होगा क्योंकि डायरेक्टली फटाफट से वो एल्कीन में कन्वर्ट हो जाता है। अब अगर यहाँ पर मान लीजिए कि डाइहैलाइड में इस तरह से होता, Cl है और Br है, आपसे कहा जाए कि मैग्नीशियम और ड्राई ईथर, तो बताओ क्या बनेगा। सबसे पहले तो बताओ इसका जो बीच वाला मतलब Cl के साथ MgCl बनाए हैं, Br के साथ MgBr बनाए। तो अपने पढ़ा है ना कि भाई RBr वाला जो होता है उसकी रेट ऑफ सिंथेसिस ज्यादा होती है क्योंकि बॉन्ड एनर्जी कम होगी। तो पहले तो बनाओगे MgBr वाला, और आपको पता ही है फिर यहाँ पर पार्शियल नेगेटिव आने वाला है, इस पे पार्शियल नेगेटिव, ये इलेक्ट्रॉन देगा इसको इधर और यहाँ से Cl निकल जाएगा। तो क्या बनने वाला है इसका फाइनल प्रोडक्ट? इसका फाइनल प्रोडक्ट ये होगा। और अगर आपसे कहा जाए कि इसका बाई प्रोडक्ट क्या होगा, तो Mg पर Br लगा हुआ है और Cl और निकल जाएगा यहाँ से। दैट विल बी दी बाई प्रोडक्ट। अब अगर सपोज करिए कि यहाँ पर ये कंपाउंड होता CH2 1,3 डाइहैलाइड हो गया। समझ में आ रहा है? नाम लिख के देखो ना इसका, तो नाम क्या होगा इसका? 1,3 डाइक्लोरोप्रोपेन, तो 1,3 डाइहैलाइड हो गया। अब इसकी रिएक्शन कराना चाहते हो मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ, मैग्नीशियम और ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करना चाहते हो, क्या होगा? अब सोच रहे हो कि सर बन तो ये जाए कि सर कोई भी Cl को हटा के मैं तो उसको MgCl कर दूं। ठीक है कर दो, तो इनिशियली तो ये बन जाएगा, लेकिन इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है, तो ये अल्टीमेटली क्या करेगा? ये अल्टीमेटली इस
कार्बन पर अटैक करके इस Cl को बाहर निकालेगा। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होने वाली है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होकर के यहाँ पर क्या बनेगा, CH2, मतलब कि यहाँ पर इन दोनों के बीच में बॉन्ड बन जाएगा। इन दोनों के बीच में बच्चों यहाँ पर क्या होगा, बॉन्ड बनेगा इन दोनों के बीच में। तो कंपाउंड क्या होगा, यहाँ पर एक 3 मेंबर्ड की रिंग हो जाएगी। ये 3 मेंबर्ड की तो रिंग हो गई, और Mg और Cl जुड़ के क्या बना देंगे, MgCl2 बना देंगे। तो ध्यान रखना कि 1,3 और 1,2 डाइहैलाइड, विशनल डाइहैलाइड बोलो या 1,2 डाइहैलाइड बोलो, तो वो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट फॉर्म नहीं करते हैं, क्योंकि वहां पर अगर 1,2 डाइहैलाइड होगा तो एल्कीन फॉर्म होगी, और 1,3 डाइहैलाइड अगर आप यूज करोगे तो वहां पर साइक्लिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, 3 मेंबर्ड की रिंग बनके तैयार होगी। तो ये था आज की क्लास के लिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट कैसे प्रिपेयर किया जाता है और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की केमिकल रिएक्शंस क्या होती है, उसकी केमिकल रिएक्टिविटी हम कैसे देखते हैं। तो ये आज की क्लास के लिए था। होपफुली आप लोगों को पसंद आया होगा। आप लोग इसको पढ़ें और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को आप सॉल्व करें। चलिए, थैंक यू सो मच।